नमस्कार, प्राइम न्यूज पर उत्तराखंड स्पीकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी की टंकी में दम घुटने की वजह से मां और 2 बेटों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से हड़कंप मच गया है। जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के चलते यह हादसा हुआ है। बेसमेंट में मरी पानी की टंकी की सफाई करने उतरे थे मां और बेटे। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम। नैनीताल जिले के हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र की यह घटना, जहां पर मंगलवार को दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। घर के बेसमेंट में बनी पानी की टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले एक व्यक्ति बेहोश हुआ। उसे बचाने के लिए टंकी में उतरे परिवार के 2 अन्य सदस्य भी गैस की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि कल लाल कुआं के हल्द्वानी के क्षेत्र में ये घटना घटी है। और सबसे बड़ी बात कि पहले एक व्यक्ति बेसमेंट की सफाई के लिए उतरता है और उसके बेहोश हो जाने के बाद परिवार के दूसरे सदस्य, उनकी माताजी और दूसरे बड़े भाई भी उस बेसमेंट में उतरते हैं उनको देखने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। लेकिन एक के बाद एक तीनों की वहां बेहोशी होने के कारण मौत हो जाती है। वहीं और परिजन जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उनको लेकर स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ देहरादून में डेंगू के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अभियान। 100 वार्डों में शुरू हुई फॉगिंग। डेंगू को जड़ से खत्म करने में निगम प्रशासन जुटा हुआ है। डेंगू को लेकर सीएमओ मनोज शर्मा के निर्देश भी सामने आए हैं। IHIP पोर्टल पर मरीजों की जानकारी जरूर दर्ज करें। देहरादून में मानसून के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल लिया है। नगर निगम शहर के सभी 100 वार्डों में फॉगिंग कराने के साथ साथ जल जमाव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव भी कर रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि डेंगू को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं सीएमओ मनोज शर्मा ने बताया कि आशा वर्कर और डेंगू वॉलेंटियर्स जल जमाव वाली जगहों को चिन्हित कर रहे हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को मरीजों की जानकारी IHIP पोर्टल पर तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। देखिए, तो डेंगू की समस्या अभी तो लगातार बारिश हो रही है, तो जब लगातार बारिश हो रही है उस समय तो मच्छर उसमें नहीं पनप पाता है। लेकिन जैसे बारिश बंद हो जाएगी, उसके बाद धूप निकलेगी, थोड़ा गर्मी अगर होती है तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तो जो बारिश में जो हो रहा है कि जल भराव हो रहा है, नगर निगम उसको देख रहा है कि जल भराव ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, गंदगी इकट्ठा ना हो, नगर निगम देख ही रहा है। उसके बाद भी जो है हम नगर निगम के साथ में समन्वय बनाते हुए इस चीज़ को देखेंगे कि भाई बारिश बंद होने के बाद भी कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है। और उसके बाद अगर मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी होती है, तो निश्चित रूप से जो डेंगू का मच्छर है वो पनप सकता है। तो उसमें हम नगर निगम, जैसे हमारी आशाएं फील्ड में जा रही हैं, हमारे डेंगू वॉलंटियर्स फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी वो ऐसा कहीं देखेंगे नगर निगम को अवगत कराएंगे, नगर के सुपरवाइजर को अवगत कराते हैं और फिर नगर निगम सुपरवाइजर के माध्यम से वहाँ लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे और फॉगिंग की जो कार्य है वो नगर निगम के माध्यम से हम करवाते हैं। बाकी घरों के अंदर सर्वे हमारी आशा और जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं वो करते हैं। बाहर कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो उसको नगर निगम को सूचित करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे द्वारा की जाएगी। लगातार जो हमारा IHIP पोर्टल है
जो कि मानसून में आप देखते हैं कई तरह की जलजनित बीमारियां हो जाती हैं। उस पर IHFE पोर्टल के थ्रू हमारे सरकारी अस्पताल भी जुड़े हुए हैं, हमारे प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े हुए हैं। तो वो डायरिया के, डिसेंट्री के, टाइफाइड केसों की रिपोर्टिंग उसके थ्रू करते हैं। तो कहीं भी इस तरह की केसेस अगर बढ़ते हैं तो हमारी टीम, जो सर्वेलेंस टीम है, IDST की हमारी टीम है, वो वहाँ जाती है, सर्वे करती है, उसके कारणों का पता लगाती है कि अगर ये ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण अगर हमसे संबंधित होता है, नगर में संबंधित होता है, तो या किसी भी विभाग संबंधित होता है तो उसको हम कम्युनिकेट करके उसमें जो कार्रवाई वो करवाते हैं। तो लगातार हम मॉनिटरिंग मानसून से जो होने वाली बीमारियां हैं, मानसून के खतरे। देखिए, डेंगू ना फैले इसके मद्देनजर हमने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। हमने लगभग 2.5-3 महीने पहले से ही फॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी पूरे 100 वार्डों में। इसके अलावा जो जहाँ पे पानी ठहरता है ऐसी जगहों पर हमने एंटी लार्वा केमिकल्स जो है उनके छिड़काव करके भी डेंगू के लिए रोकथाम में हमने प्रयास किया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। महेंद्र, हम सभी जानते हैं डेंगू एक ऐसी कह सकते हैं कि परेशानी है जो साफ पानी की वजह से होती है और सरकार के ऊपर बड़ा दारोमदार होता है, खासकर निगम प्रशासन के ऊपर। डेंगू को खत्म करने के लिए इस बार इनिशिएटिव्स में क्या नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए पूजा, बारिश थमते ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने एक संयुक्त मुहिम शुरू की हुई है, जहां पे ये ऐसी जगह तलाशी जा रही है जहां पे जल जमाव हो सकता है या धूप की वजह से ऐसे डेंगू के मच्छर जो है, संक्रमित जो है, वो फैल सकते हैं। तो इसको लेकर के पब्लिक से भी लिया जा रहा है फीडबैक कि काफी प्लॉट ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश के बाद लोगों को पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे जल जमाव हो चुका है। तो पब्लिक से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि लोग ऐसी जगहों की सूचना दें जहां जल जमाव है और डेंगू संक्रमण फैलने की आशंका है। इसके अलावा हर वार्ड में पार्षदों से या वहां के जनप्रतिनिधियों से सबसे फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग सारे अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी तैयार कर रहा है कि जिससे कोई भी ऐसी स्थिति आए तो मरीजों को तत्काल राहत दिया जाए और ऐसी स्थिति ना हो कि कहीं वार्ड की कमी रह गई या दवा का कोई उपचार समुचित नहीं हो पाया। तो इसकी तैयारियां शुरू हैं। पूजा, बिल्कुल महेंद्र, हम सभी जानते हैं कि जागरूकता ही इसका एकमात्र निदान है कि डेंगू की चेन को कैसे तोड़ा जाए। तो क्या जागरूकता के लिए भी कुछ विशेष प्लान्स क्रिएट किए गए? जी, नगर निगम से लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है अपने अपने कर्मचारियों से, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ती हों, चाहे नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों, तो उन लोगों से हर वार्ड में ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जागरूकता के आधार पर लोगों को सूचित करें, उनको बताएं कि आखिर डेंगू फैलने से क्या संक्रमण फैल सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पोर्टल पे भी दर्ज करने का उनको आग्रह किया जा रहा है कि वो अगर कोई जानकारी है तो नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पे भी जानकारियां अपलोड करें, जिससे समय रहते एहतियाती कदम उठाए जा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ मसूरी से ये खबर, जहां पर देहरादून मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पानी वाले बैंड के पास रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। मलबे में पेड़ गिरने से आवश्यक सेवाएं भी बाधित हुई हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सड़क बंद होने से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। जेसीबी से मलबा पेड़ हटाने में जुटा हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग। यातायात बहाल करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। मसूरी से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास एक बार फिर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला है और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। पहाड़ से गिरे मलबे और पेड़ों की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे मसूरी पहुंचने वाली आवश्यक सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। मार्ग बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी, लोग बेहाल हैं। फिलहाल लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से मलबे और पेड़ों को हटाकर रास्ता खोलने की कवायद में लगा हुआ है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी आफत भी देखने को मिल रही है। 15 दिनों में 2 बार बंद हुआ है देहरादून मसूरी। देहरादून मसूरी मार्ग 15 दिनों में 2 बार बाधित हुआ है, 2 बार बंद हुआ है।
कई एनएच और ग्रामीण सड़कें लैंडस्लाइड का शिकार हुई है। लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। सड़कें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। बारिश की वजह से कई सड़कें मलबे की वजह से बंद हैं। रास्ता साफ करने में जेसीबी मशीनें जुटी हुई हैं। जल्दी यातायात बहाल करने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बरसात के चलते देहरादून मसूरी राजमार्ग पिछले 2 हफ्तों में 2 बार बंद हो चुका है। इसके अलावा प्रदेश भर में कई मुख्य सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच भी मलबे की वजह से बंद पड़े हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने बताया है कि बारिश की वजह से एनएचपीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई से जुड़ी कई सड़कें प्रभावित हुई हैं। पानी वाला बैंड बोलते हैं, वहां पर वो नीचे से जो एक गदेरा जा रहा था उसकी वजह से उसकी टो कटी और टो कटने के बाद वो सारा उसमें जो हमारी रिटेनिंग वाल थी वो बताते हैं 2020 में बनी थी, वो रिटेनिंग वाल हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि एक लेन हमारी अवेलेबल थी, वहां पे फिर बाद में यही विकल्प लिया गया उसको रेस्टोर करने के लिए हिसाई कटिंग करते हैं। वहां पे हिसाई कटिंग लगभग 2.5 से 3 मीटर हाइट की कटिंग थी, लेकिन क्योंकि उसमें जेसीबी चलानी थी इसलिए उस समय यातायात को बंद कर दिया गया था, प्रशासन के सहयोग से बंद कर दिया गया था। और अभी हम लोगों ने 2 लेन के लिए वो रोड खोल दी। पानी वाला बैंड बोलते हैं, वहां पर वो नीचे से तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का विवाद बढ़ता जा रहा है। वीआईपी और भत्तों पर हिसाब नहीं मिला पा रही है एसआईटी। आभूषण ठिकाने लगाने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। धाम की छवि धूमिल होने से पुरोहितों में गुस्सा है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। ये वही हेमंत द्विवेदी हैं जो कुछ दिनों पहले बद्रीनाथ धाम में किसी और समुदाय का प्रवेश ना हो उसे सुनिश्चित करने के लिए गौमूत्र प्रसाद में पिलाने की बात कर रहे थे। अब उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। चढ़ावा चोरी के इस्तीफे की मांग हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी की ओर से श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे की राशि में जमकर फिजूल खर्ची हुई और अब ये फिजूल खर्ची गले की फांस बन गई है। 36 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा राशि आभूषण के हिसाब किताब में गड़बड़ी सामने आई है और ये गड़बड़ी छोटी मोटी नहीं, भारी गड़बड़ी है। एसआईटी की जांच तेज हो गई। वीआईपी खातिरदारी और यात्रा भत्तों पर बेलगाम खर्च का मिलान करने में एसआईटी के पसीने छूट रहे हैं। उधर फुटेज में चढ़ावा ठिकाने लगाने के सबूत मिलने के बाद पूर्व जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। वो बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। मेरा ये मानना है कि आय से अधिक आप जो है खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। अभी ये 1939 से जो ये एक्ट बना हुआ है, जब से ये कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटियों में जो है विभिन्न प्रकार की जो है बड़े बड़े जो है यहाँ पे जो है लोग आए, बड़े बड़े अध्यक्ष आए, बड़े बड़े जो है सम्मानित व्यक्तियों ने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसके लिए इसका भगवान बद्री विशाल की सेवा की। मैं इस कमेटी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आय से अधिक खर्चा कर रहे हैं, तो ये किस अथॉरिटी के अनुसार ये खर्चा कर रहे हैं? आय से अधिक खर्चा होना भी नहीं चाहिए क्या? जैसे जो है आपकी अगर इतनी जो है क्षमता नहीं है और आप आय जो है आपकी जो है 10 करोड़ रुपया है और आप 20 करोड़ रुपया खर्चा कहाँ से देखें? इसमें ऐसा है, देखो जो सदस्य हैं या हमारे राज्य मंत्री लेवल के हैं वो हमारे राज्य सरकार उनको नियुक्त करते हैं और उनको एक नियत प्रावधान भी होता है कि इनको ये सुविधाएं भी मिलेगी, ये देय भी मिलेंगे, तो उन्हीं के तहत सारे भुगतान किए जाते हैं। चूँकि जैसे सदस्य लोगों को सैलरी नहीं मिलती है और वो जब इधर उधर जाते हैं तो उनके उसमें प्रावधान भी है कि वो टीएडीए ले सकते हैं। लगभग 6,000 पर डे का है। चूँकि रहते कहीं दूसरी जगह है, कार्यक्रम कहीं दूसरी जगह होता है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी के विरोध में
देहरादून में भी देर शाम भारी हंगामा देखने को मिला है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अचानक राजभवन कूच कर दिया है। कांग्रेस के सरप्राइज विरोध प्रदर्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बैरिकेडिंग लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को राजभवन पहुंचने से रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गढ़वाली फिल्म ढोली के अभिनेता मोहित घड़ियाल ने देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खोला निवासी मोहित घड़ियाल को मंत्री धन सिंह रावत ने फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए बधाई दी है। और इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, मोहित ने अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड और श्रीनगर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। ऐसे युवा कलाकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और लोक कला को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए, फिल्म ढोली के अभिनेता मोहित घड़ियाल धन सिंह रावत से मुलाकात करते नजर आए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिस पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मोहित जैसे युवा कलाकार ही प्रदेश संस्कृति और प्रदेश विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हल्द्वानी में साइबर अपराधों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कुमाऊं रेंज की आईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जनवरी से अब तक क्षेत्र में 1400 से ज्यादा, जी हां, 1400 से ज्यादा साइबर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हासिल हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा साइबर ठगी के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस का फोकस अब पीड़ितों का पैसा जल्द वापस दिलाने पर रहेगा। साइबर फ्रॉड में रिकवरी रेट 20% से बढ़कर 40% हो गया है और लोगों से 1930 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की गई है। साइबर अपराध कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि साइबर अपराध जो है एक बढ़ता हुआ अपराध है और आज की डेट में जो है नॉर्मल जो हम पहले क्राइम समझते थे उससे आगे ये बढ़ गया। अगर मैं तो अपने कुमाऊं परिक्षेत्र की बात करूं तो साइबर अपराध में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है और लगभग अगर 1 जनवरी से अब तक की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 1400 के लगभग साइबर कंप्लेंट्स जो कि अलग अलग माध्यम की हैं, उसमें चाहे सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटीरियल हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो या जो है फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो, इस तरीके के विभिन्न जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब सरकार ने जो है ये कंपल्सरी नोटिफिकेशन हो चुका है कि 1 लाख से ऊपर की जो फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी होगी उसमें जो है एफआईआर रजिस्टर करना मस्ट है। तो इसी को लेकर और जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो लोगों को मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के थ्रू जो पैसा वापस होना है उसके संबंध में जो है सभी जनपदों से तो साइबर ठगी के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ में जो रिकवरी रेट है उसको 20% से बढ़ा करके 40% करने पर फोकस रहेगा। चंपावत को साल 2041 तक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में मास्टर प्लान 2041 का पर मंथन शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां ली गईं। बैठक में आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र, कृषि भूमि, शहरी विस्तार और साथ ही भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मौजूदा मास्टर प्लान केवल ड्राफ्ट है, अंतिम योजना नहीं है। उन्होंने नागरिकों से लिखित सुझाव देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया
कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए जनहित में अंतिम महायोजना तैयार की जाएगी। इसमें यही कहना चाहेंगे कि महायोजना जो होते हैं वो अलग स्तरीय है, प्राधिकरण के वो अलग है। महायोजना में ऐसे किया जाता है कि सपोज आज के समय में कोई जगह या क्षेत्र अगर कंजेस्टेड हुआ है या फिर सैचुरेशन पॉइंट में आ गया है, तो बाद में भविष्य में वहाँ पे जब आबादी बढ़ेगी उस जगह पे, तो वहाँ उस आबादी को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। इसके लिए महायोजना बनाया जाता है, जो कि ज़मीन जो है वो बहुत ही सीमित है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आसपास की ज़मीन लेते हैं ताकि जो आबादी है उसको हम लोग भविष्य में ताकि उनको वहाँ पे बसा सकें। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन के तहत पूरे जनपद में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पाटी क्षेत्र में थाना पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध ब्लैक टेंट लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ब्लैक टेंट मतलब ब्लैक फिल्म, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने 2 वाहनों से मौके पर ही काली फिल्म हटवाई और चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, यातायात नियमों की सख्ती से पालना हो, इसके लिए पाटी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत आप देख पाएंगे किस तरीके से गाड़ी के शीशों से ब्लैक फिल्म हटाई गई है। पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिनेशपुर के सुभाष चंद्र बोस चौक पर जमा हुए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही हक मांगने पर उन पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर युवाओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, मोदी के पुतला इसलिए फूंका गया है कि छात्र के ऊपर जो बर्बरता से इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, बहुत ही निंदनीय। आज 20-21 दिन से जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में कर रहे थे और वहाँ पूरे जो हमारे सोनम वांगचुक जो है उपवास में थे, उनको भी उठा लिया गया वहाँ से। और 20-21 दिन धरना के बाद बच्चे जो है नीट के पेपर, जो 2 लाख बच्चे के भविष्य को अंधकार में डुबा दिया गया है। और ये जो बच्चे हैं, अब इनके पास मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को खुद को आना चाहिए था जंतर मंतर पे इनसे बात करने के लिए, लेकिन मोदी धर्मेंद्र कल जो दिन 20 जुलाई 2026 इस भारत के लिए एक काला दिन इतिहास लिखा जाएगा। जिस कदर ये हमारे युवाओं और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है देश आजाद के बाद सरकारें आती जाती रहती, लेकिन ऐसा काला दिन कभी नहीं आया होगा जो अन्याय छात्रों के साथ, पूरे देश के, भारत के छात्रों के साथ हुआ है। क्या लगता पूरा हिटलर है? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया। और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना? क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है, 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है, 10 साल का यदि हिसाब करें तो। ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन ही तो किया है, मार्च किया है,
इसका मतलब उनको जानवरों की तरफ पीटोगे। बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।